नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। देखिए, जैसे कि आपको ज्ञात है कि यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए या उत्तर प्रदेश बीडीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का हमारा ये है, आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था। और यदि इस पंचायती राज व्यवस्था की हम बात करें तो लगभग लगभग यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे बैंक का एग्जाम दें, चाहे रेलवे का एग्जाम दें, या समूह का, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, किसी भी चीज का आप एग्जाम देते हैं तो उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं हम। आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था की यदि हम बात करें तो इसको हम प्रारंभ से लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा भारत जो है सन 1947 तक अंग्रेजों के अधीन रहा, गुलाम रहा। यदि हम बात करें तो आपको ज्ञात होगा कि 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया था। भाई, अंग्रेजों की गुलामी की यदि हम बात करें तो इससे पहले भी हमारा देश मुगलों के अधीन रहा था, दिल्ली सल्तनत भी रही थी। तो ये सारी चीजें इतिहास की हैं, लेकिन हम बात करेंगे उन पहलुओं की जहां से के आधुनिक भारत पंचायत राज व्यवस्था का टॉपिक शुरू होता। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो 16वीं ईस्वी में यानी 1600 में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापित हो गई थी, यानी अंग्रेजी कंपनी का शासन यहाँ पर स्थापित हो गया था। और यदि हम बात करें तो 16वीं ईस्वी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना के बाद यहाँ पर दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए। और उन दो महत्वपूर्ण युद्धों की यदि हम बात करें तो पहले नंबर पर आता है 1757 का प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध ने जो है भारत की, कह सकते हैं कि जितनी व्यवस्थाएं पहले से चलती आ रही थी उन सबको बदल के रख दिया, यानी अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके बाद एक और दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। और इस बक्सर के युद्ध के बाद कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत में दबदबा हो गया, पूरे भारत में इसका वर्चस्व बढ़ता ही चला गया। अब हम बात कर रहे हैं स्थायी स्वशासन की, या हम कह सकते हैं आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था या स्थायी स्वशासन, या इसे हम स्वशासन भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम महत्वपूर्ण टॉपिकों को लिख लेते हैं। क्या 1600 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। इसके बाद दो महत्वपूर्ण युद्ध, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। और भैया प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध था वह था बक्सर का युद्ध, वह बक्सर का युद्ध था। और ये बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था। इन दोनों युद्धों ने पूरे भारत की व्यवस्था को अंग्रेजों के अधीन कर दिया। हम कह सकते हैं इन दोनों युद्धों के परिणाम से भारत में पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके शासन दो पहलुओं में चले। पहले यदि हम बात करें तो 1757 से लेकर के 1858 तक यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। उसके बाद 1858 से लेकर के 1947 तक जो शासन किया वह किया क्राउन के अधीन हुआ, इंग्लैंड के। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश काल की यदि हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन कब से कब तक चला? 1757 से 1858 तक। क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि 1858 में भारत में एक महत्वपूर्ण क्रांति होती है जिसको कहते हैं हम स्वतंत्रता संग्राम या मेरठ की क्रांति। ठीक है, या 1857 की क्रांति के नाम से उसको जाना जाता है। तो 1858 के बाद जो भारत की सत्ता थी वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गई थी। तो हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं, ब्रिटिश काल
इसको दो भागों में विभाजित किया गया, और उन दो भागों की यदि हम बात करें तो एक तो हो जाता है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन, और ये शासन जो चलता है ये चलता है 1757 से 1858 तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन 1757 से 1858 तक, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो भारतीय सत्ता होती है, भारत का जो प्रशासन होता है उसको चलाने के लिए यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाता है। तो दूसरी बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर 2 कि 1858 से 1947 तक शासन जो रहा वह ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहा। और यदि हम बात करें यहाँ से तो डेट आ जाती है 1858 से 1947 तक, ठीक है। फिर आपको ज्ञात होगा ही कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था, यानी किसी भी देश का शासन प्रशासन यहाँ पर नहीं चलता था, हमारे देश का संविधान बन गया था। और संविधान की यदि हम बात करें तो इसको 2 बार लागू किया गया। पहली बार इसे आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, और जिस समय यह लागू किया गया था उस समय भारतीय संविधान के कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, जिनमें नागरिकता के थे, राष्ट्रपति का था, ठीक है ना, और चुनाव आयोग का था 324 और 394, जिसमें भारतीय संविधान का शीर्षक यानी भारत का संविधान। खैर, इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरी बात 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसके बाद यदि हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं भारत में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की। तो इस पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण मिलता है प्राचीन काल में चोल काल से मिलता है। जैसे हमारे यहाँ पर गुप्तों का शासन रहा, वैसे ही चोल वंशों का भी शासन हमारे भारत में रहा। तो यदि हम बात करें चोल साम्राज्य की तो चोल साम्राज्य में भारत में यह प्रथा प्रचलित थी जिसको हम बोल सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो हम यहाँ से एक तो पॉइंट ये जान सकते हैं कि इसका उदाहरण प्राचीन चोल काल से मिलता है, चोल काल, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था है इसका जो प्रारंभ में हमें उल्लेख मिलता है, उदाहरण मिलता है, वो चोल काल में मिलता है। तो चोल काल में भी ये व्यवस्था लागू थी। इसके बाद क्या हुआ, यदि हम बात करें 1793 में भारत का गवर्नर जनरल जो था वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की यदि हम बात करें तो इसने एक प्रणाली लागू की थी जिसको बोलते हैं हम स्थायी बंदोबस्त, और ये क्या थी, क्षेत्रीय थी, ठीक है। तो इसका संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से मिलता है। तो पहला पॉइंट है कि ये लिख लेते हैं यहाँ पर 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक प्रस्ताव दिया था या एक उद्देश्य रखा था जिसका नाम था, जिसको कहा गया था कॉर्नवालिस कोड, यानी पेश किया। और वो पेश जो किया था उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, या कॉर्नवालिस पूछ लेगा खाली, कॉर्नवालिस कोड। और यदि हम बात करें इस कॉर्नवालिस कोड की तो ये क्या था, ये एक स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी और जो कि एक क्षेत्रीय थी, ठीक है। कॉर्नवालिस कोड यह स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी, ठीक है। और ये जो थी क्षेत्रीय थी, ठीक है। ज्यादा इसके बारे में डिटेल से नहीं जानेंगे हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था की। फिर दूसरी यदि हम बात करें तो एक और भारतीय गवर्नर जनरल का नाम यहाँ पर हमें जानने के लिए मिलता है जिसका नाम होता है लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन की यदि हम बात करें तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भारत में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक जो माना जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, ठीक है। तो इसका समय की यदि हम बात करें तो 1882 में कौन व्यक्ति था, लॉर्ड कॉर्नवालिस
और इस लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जो है स्थानीय स्वशासन का जनक या आधुनिक स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। यानी आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था, या हम बोल सकते थे स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन का क्या माना जाता है इसे? जनक। तो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है हमारा, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में बन सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, जैसे कि हमने जाना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लेकिन यदि हम बात करें कि जिस समय लॉर्ड रिपन था उस समय भी पंचायती राज व्यवस्था हमारे भारत में लागू थी, और उस समय भी 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था थी। यदि हम बात करें वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है, तो वो त्रिस्तरीय है, यानी 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। लेकिन यदि हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो उस समय भी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था हमारे भारत में लागू थी, और वो 3 स्तर कौन कौन से थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सॉरी लॉर्ड रिपन की बात कर रहे हैं हम, लॉर्ड रिपन की, यानी 1882 लॉर्ड रिपन। तो उस समय जो पंचायती व्यवस्था थी वो भी त्रिस्तरीय थी। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर, और वो 3 स्तर कौन कौन से थे? पहले नंबर पर मिलता है हमें बोर्ड, और बोर्ड की यदि हम बात करें, बोर्ड ये जो था ये ग्रामीण या ग्राम स्तर पर थी। और यदि हम बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर जो मिलती है हमें वो म्यूनिसिपल स्तर पर मिलती थी। म्यूनिसिपल और म्यूनिसिपल की यदि हम बात करें तो ये ब्लॉक स्तर पर थी, जिसको प्रखंड भी बोल देते हैं। और तीसरे नंबर पे जो हमें पंचायती राज व्यवस्था मिलती थी उस समय वो जिला स्तर पर थी, यानी जिला ही नाम था उसका, जिला स्तर मतलब जिले पर थी। इसके बाद यदि हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था से, तो महत्वपूर्ण प्रश्न की उठता है कि भारतीय संविधान का भाग 4, और भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ द पॉलिसी। यानी संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, या हम बोल सकते हैं इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर हमें क्या मिलता है? पंचायती राज व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत भारतीय संविधान का एक आर्टिकल आता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और उस आर्टिकल यानी अनुच्छेद का नाम है 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो जैसे हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, आप जानते ही होंगे कि भारतीय संविधान का निर्माता व जनक व जननी जो कहा जाता है वो डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है। अब डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान की रचना कर रहे थे, उधर महात्मा गांधी की यदि हम बात करें तो ना तो वो संविधान सभा का सदस्य थे और ना ही उसमें उन्होंने भाग लिया था। फिर यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि गांधी जी की अवधारणा थी क्या? गांधी जी बार बार जब संविधान सभा का जायजा लेते रहते थे और अंबेडकर से कहते थे कि भाई पंचायती राज व्यवस्था के बारे में या गांव के स्वशासन के बारे में या ग्राम स्वराज, ये जो अवधारणा थी ना, जिसको हम बात कर रहे हैं क्या? आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था, तो ये क्या था?
गांधी जी का कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था ग्राम स्वराज, और ग्राम स्वराज शब्द किसने दिया? महात्मा गांधी ने। तो गांधी जी की अवधारणा थी कि भारत में ग्राम स्वराज हो, यानी गांव के लोगों का भी अपना शासन हो, जिस पर वह शासन कर सके और सरकार की चीजों को यहाँ तक ला सके। तो गांधी जी अम्बेडकर से कहते थे कि भाई ये इसमें डाला नहीं डाला है, कब डालोगे। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ से, तो डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो इस पंचायती राज व्यवस्था के विरोध में थे, वो इसके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे गांव में इस तरह की संस्थाओं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ से केवल और केवल भ्रष्टाचार ही होगा। और आपको ज्ञात भी होगा कि कुछ गांव में हमें ऐसे प्रधान देखने के लिए मिलते हैं जो जनता का पेट नहीं देखते बल्कि अपना ही पेट भरते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि आर्टिकल 40 जो है वो किसके अंदर आता है? संविधान भाग 4 के डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ द पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, जो कि भारत में पंचायतों के गठन के लिए बात करता है, यानी ग्राम पंचायतों का गठन। और यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो राज्य शब्द की परिभाषा देते हैं, एक आर्टिकल 12 और दूसरा आर्टिकल 36। यानी आर्टिकल 36 वो क्या कहता है? राज्य शब्द की परिभाषा राज्य शब्द की परिभाषा देता है, वह कौन है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 36, ठीक है। आर्टिकल 36 की यदि हम बात करें तो ये राज्य शब्द की परिभाषा देता। अब राज्य होता क्या है भैया, इसको भी हम जान लेते हैं। राज्य में होता है विधानमंडल, और यदि हम बात करें विधानमंडल की तो विधानमंडल में 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद और एक होता है राज्यपाल। जिस तरह से केंद्र में संसद होती है और संसद में 3 अंग होते हैं संसद के, 2 तो उसके सदन होते हैं, एक लोकसभा निम्न सदन, एक राज्यसभा उच्च सदन, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य की विधानमंडल में भी 3 सदस्य होते हैं। और राज्य की विधानमंडल की यदि हम बात करें तो ये क्या कार्य करती है? ये गांव में यानी ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन करती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? राज्य का विधानमंडल की। राज्य का विधानमंडल और इस राज्य के विधानमंडल की यदि हम बात करें तो इसमें 3 चीजें होती हैं जो मैंने आपको बता दिया। क्या? एक तो होगा भैया आपका विधान परिषद, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर दूसरे नंबर पर होगा विधानसभा, और एक होता है यहाँ पर राज्यपाल। लेकिन हम बात करते हैं कि ये जो राज्य का विधानमंडल है, इसका जो कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य वह क्या है कि ये राज्य में पंचायतों का गठन करेगा, या जिसे हम ग्राम स्वराज या गांव का शासन बोल सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण कार्य है राज्य में पंचायतों का गठन करेगा, पंचायतों का गठन करेगा, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या? ग्राम स्वराज या गांव का शासन, गांव का शासन, या हम बोल सकते हैं इसी को ग्राम स्वराज, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे की और क्या महत्वपूर्ण बिंदु यहां से हम साझा कर सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। इसके बाद क्या किया गया? इसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे कि हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि उस समय जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की यदि हम बात करें तो हमारे देश में 2 महत्वपूर्ण कार्य चलाए गए। यदि हम बात करें पहले कार्य की तो 1952 में चलाया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम
फिर यदि हम बात करें तो धीरे धीरे फिर 1953 में एक और कार्य चलाया गया। यदि हम उसकी बात करें 1953 की, तो राष्ट्रीय सविस्तार योजना चलाई गई। राष्ट्रीय सविस्तार योजना, राष्ट्रीय सविस्तार योजना चलाई गई और इन दोनों कार्यक्रमों से यह पता लगाया गया कि भारत के जितने भी गांव हैं उन गांवों में हम किस तरह से प्रशासन को लागू करें या किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव में यानी ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया जाए। अब इन दोनों कार्यों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया 1957 में, जिसका नाम मिलता है हमें बलवंत राय मेहता समिति। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि ये बलवंत राय मेहता समिति जो प्रसिद्ध है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्या स्थानीय स्वशासन के लिए इसी ने जो है त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की बात कही थी। यदि हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति के बाद तो अतिरिक्त और भी 3-4 समितियां मिलती है, जैसे अशोक मेहता समिति मिलती है, के.एम. सिद्धवी समिति मिलती है, थुंगन समिति मिलती है, लक्ष्मीमल सिद्धवी समिति मिलती है। ठीक है, तो इन समितियों को भी हम जान लेंगे। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि इन दोनों कार्यों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया 1957 में, जिसका नाम मिलता है बलवंत राय मेहता समिति। इन दोनों कार्यों की जांच हेतु एक समिति गठित की गई और उस समिति का नाम मिलता है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। अब बलवंत राय मेहता समिति की यदि हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वो 1957 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो हुआ था वो 1957 में हुआ था। और यदि हम बात करें तो 12 जनवरी 1958 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में क्या कहा कि गांव का शासन यानी स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत राज व्यवस्था जो होनी चाहिए वो 3 स्तर की होनी चाहिए, जिसे हम त्रिस्तरीय बोल सकते हैं, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, तो इन बातों को भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है बलवंत राय मेहता समिति, इस समिति ने 12 जनवरी 1958 को अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, और यदि हम बात करें तो कभी कभी यहाँ पर एक शब्द मिल जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में क्या कहा, तो इस रिपोर्ट में कहा क्या कहा, इस रिपोर्ट में ये कहा कि भैया जो गांव का शासन होगा वो 3 स्तर का होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की बात कही। अब वो कौन कौन सी, नंबर 1 यदि हम बात करें तो उसका नाम आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, और ये ग्राम पंचायत जो थी वो ग्राम स्तर पर थी, यानी गांव के शासन की बात कही। और यदि हम बात करें दूसरे की तो उसका नाम मिलता है पंचायत समिति। नंबर 2 पंचायत समिति। और पंचायत समिति की यदि हम बात करें तो ये जो थी ब्लॉक स्तर पर थी, ये ब्लॉक स्तर पर थी, ब्लॉक स्तर पर थी। इसके बाद यदि हम बात करें तीसरे नंबर की तो तीसरा पॉइंट मिलता है जिला स्तर पर, जिसको नाम दिया गया जिला परिषद। नंबर 3 जिला स्तर पर, और इसको नाम दिया गया क्या, यह जिला परिषद। ठीक है, तो देखिए हम जान सकते हैं कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसका जो गठन हुआ था 1957 को हुआ था, और इसने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो 12 जनवरी 1958 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि भैया जो गांव का शासन होगा वो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात कही थी इसने। पहला था
इसने कहा कि ग्राम पंचायत का गठन करो, मतलब ये गांव के स्तर पर थी। दूसरा था पंचायत समिति का गठन करो, मतलब ये ब्लॉक स्तर पर थी। तीसरा था जिला परिषद यानी जिला स्तर पर। ठीक है, तो अब यहाँ से चलते हैं हम आगे की और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हमारे यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भैया, अब अगला प्रश्न क्या बनता है इसकी हम बात करते हैं। तो जब बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी तो इस रिपोर्ट को क्या करना था, केंद्र सरकार के पास गई। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को या इस समिति की बात को जांचना चाहा और क्या किया। सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि जब केंद्र सरकार के पास ये रिपोर्ट गई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को ट्राई किया। ठीक है, यानी भाई इसको ट्राई करके देखते हैं, इसका प्रयोग करके देखते हैं कि ये सफल बैठेगी या नहीं बैठेगी। तो इसको ट्राई किया था आंध्र प्रदेश राज्य में। और फिर यदि हम बात करें तो इसको पूर्ण रूप से जो पहली बार लागू किया गया था वो राजस्थान में किया गया था। और यदि हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कहां से शुरू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बगदरी गांव। ठीक है, वहां से इसको शुरू किया गया था 1959 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। तो पहला फैक्ट तो हम यही लिखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो पहले इसका ट्राई किया गया यानी ट्रायल किया गया। तो ट्राई जो किया था वो आंध्र प्रदेश में किया था, आंध्र प्रदेश में किया था। लेकिन यदि हम बात करें कि इसको लागू कहां पर किया गया था, तो इसको लागू जो किया गया था वो राजस्थान के एक जिला पड़ता है, राजस्थान का जिला नागौर, और नागौर इस जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बगदरी गांव। ठीक है, यहाँ पर इसको लागू कर दिया गया। और यदि लागू करने की हम बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को इसे लागू किया गया था, यानी लागू 2 अक्टूबर 1959 को इसे लागू किया गया था। तो पहला प्रश्न तो हमारे ये बनता है कि ट्रायल कहाँ किया गया था, आंध्र प्रदेश में। फिर इसको लागू कहाँ किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, लागू किया गया था। इसको 58 में ट्राई कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यहाँ से बन सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है यहाँ से कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1999 में। तो ये प्रश्न भी हम लिख देते हैं क्या, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम, इसको शुरू किया गया था 1999 में। और यदि हम बात करें तो यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है आदर्श ग्राम योजना के बारे में, कि भारत में आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। तो 1993 में आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। और यदि हम बात करें इस आदर्श ग्राम योजना की तो ये मद्रास से शुरू की गई थी और वहां पर गांव का नाम मिलता सुंदर ग्राम। तो इस फैक्ट को भी हम लिख देते हैं। 1993 में आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी और ये की गई थी मद्रास में, जो आज हम मद्रास को बोल देते हैं क्या, चेन्नई। उस समय नाम मद्रास था, आज चेन्नई नाम है। और यदि हम बात करें मद्रास की तो गांव का नाम मिलता है सुंदर ग्राम। एक प्रश्न ये बन जाता है दूसरे प्रश्न की यदि हम बात करें तो एक व्यक्ति थे सर हैमिल्टन डेलियस या डेलियस हैमिल्टन, इन्होंने शुरू किया था 1993 में आदर्श ग्राम योजना, जो सुंदर गांव में शुरू की थी मद्रास के। तो इस व्यक्ति का नाम लिख लीजिए जिसने इसको शुरू किया था। उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था सर डेनियल हैमिल्टन, सर डेनियल हैमिल्टन। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यदि हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर,
इनको कौन नहीं जानता, अच्छी तरह से जानता है, जिन्होंने भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रगान की रचना की थी, जिसको हम जानते हैं आज जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक योजना शुरू की थी, और उस योजना की यदि हम बात करें तो ग्राम विकास के रूप में, जिसका नाम था निकेतन योजना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर निकेतन योजना। और निकेतन योजना की जो शुरुआत की थी, ये शुरू किया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं क्या प्रश्न यहां से बन सकते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में बन सकते हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यदि हम बात करें आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था की, तो पंचायती राज व्यवस्था को हम दो भागों में पहले भी जाना था अभी, और एक बात और लिख लेते हैं, छूट गई थी, प्रारंभ की बात थी लेकिन कोई बात नहीं, अभी लिख लेते हैं हम। क्या कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी ये दो भागों में थी, और दो भागों में हम कैसे इसको पढ़ेंगे, कैसे इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आजादी के पहले भी यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? नंबर 1 है स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था, और इसी को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और यहीं से ज्यादा प्रश्न आते हैं। दूसरा हम बात करते हैं स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था। अब यदि हम बात करें यहां से कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था, तो देखिए हम बात करते हैं कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो यदि हम बात करें 15 अगस्त 1947 से पहले के भारत की, तो भारत को वर्तमान स्थिति की यदि आधार पर हम देखें तो 3 भागों में बांटा जाता है। हम भारत के इतिहास की बात करें तो उसको भी 3 आधारों पर पढ़ते हैं, यानी प्राचीन भारत या प्राचीन काल बोल दें, और मध्य भारत यानी मध्य काल बोल दें, और आधुनिक भारत जो वर्तमान में चल रहा है जिसे हम आधुनिक काल बोल सकते हैं। ठीक है ना, यानी नंबर 1 है प्राचीन भारत कह दें या प्राचीन काल कह दें। नंबर 2 पर मध्य भारत बोल दें हम, या मध्य काल या मध्यकालीन हम बोल दें, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरे नंबर पर आधुनिक भारत। तो हमें इन तीनों स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। क्या मिलती है? पंचायती राज व्यवस्था। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है हमारे लिए, जिसके लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट लिखवाया है कि प्राचीन काल में भी हमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलता है। यदि हम बात करें वेदों में, तो वेदों में एक शब्द का उल्लेख मिलता है जिसको हम बोलते हैं ग्राम। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो यही आता है कि प्राचीन काल में ग्राम शब्द का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? वेदों में। और यदि वेदों की हम बात करें तो ऋग वैदिक काल में इस शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी वहां पर भी जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू थी, और वहां पर ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामीण कहा जाता था, और जो ग्रामीण होता था वह 2 प्रकार से गांव के लिए रक्षा करता था, यानी 2 काम थे उसके। पहला था गांव की रक्षा करना, उस समय यदि हम बात करें तो चोर और डाकू होते थे बहुत खतरनाक वाले। दूसरी बात यदि हम करें तो गांव के शासन यानी प्रशासन के बारे में, यानी बैठक को आयोजित करता था। तो इन बातों को भी हम लिख लेते हैं। क्या? प्राचीन काल में पंचायती राज व्यवस्था, प्राचीन काल में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था, कोई बात नहीं, मैंने इधर लिख दिया है। तो प्राचीन काल में पंचायती राज व्यवस्था की यदि हम बात करें
तो वैदिक साहित्य में ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ग्राम शब्द का उल्लेख, ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है। और ये ग्राम शब्द के उल्लेख की यदि हम बात करें तो इसका जो मुखिया होता था ग्राम का, इसका एक मुखिया होता था और ये मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीण कहलाता था। ये मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीण कहलाता था, या हम बोल सकते हैं इसको क्या? प्रमुख। ठीक है। और देखिए प्रमुख का मतलब क्या है? मेन या प्रमुख को ही आज हम क्या बोल देते हैं? प्रधान बोल देते हैं, यानी गांव का प्रधान, यानी गांव का मालिक। अब इस जो ग्रामीण या प्रमुख होता था, इसके दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य होते थे। इसके कार्यों की यदि हम बात करें तो पहला कार्य क्या होता था इसका? ग्राम की रक्षा करना होता था, यानी ग्राम की रक्षा करना। ग्राम की रक्षा करना, भाई चोरों से, डाकुओं से, इन लोगों से गांव की रक्षा की जाती थी, या बाह्य आक्रमण से इनकी रक्षा की जाती थी। और दूसरा कार्य जो होता था वह होता था सभा आयोजित करना। दूसरा कार्य है सभा को आयोजित करना, आयोजित करना। ठीक है ना। प्रजापति की दो पुत्री भी कहा गया है वैदिक साहित्य में, वैदिक काल में। किसको? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, सभा और समिति को। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो जैसे हमने जाना कि इसको जो ट्राई किया गया था वो राजस्थान में किया गया, सॉरी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसको ट्राई किया गया था और 1958 में इसको ट्राई किया गया था। और यदि हम बात करें लागू की, तो अभी हमने जाना था कि इसको जो लागू किया गया था वह किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, और लागू किया था राजस्थान में। और राजस्थान का एक जिला पड़ता है जिसको हम बोलते हैं नागौर जिला। नागौर जिले में गांव पड़ता है जिसका नाम है वगदरी, वगदरी गांव। ठीक है, यहाँ पर लागू किया गया था। फिर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएगा कि ट्राई तो करा आंध्र प्रदेश में, लागू करा राजस्थान में, फिर प्रश्न पूछेगा क्या कि 1959 में ही पूर्ण रूप से पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को कहां पर शुरू किया गया था, कहां पर लागू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। कह सकते हैं पूरे राज्य में जो लागू किया गया था वो आंध्र प्रदेश में ही किया गया था। और आंध्र प्रदेश में जब किया गया था तो वो समय जो था, वो डेट जो थी वो 1959 ही थी। फिर यदि हम बात करें तो इसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ता गया। प्रश्न आता है इसके बाद, यानी फिर इसके बाद 1960 की यदि हम बात करें तो भारत के 3 राज्यों में से पूर्ण रूप से लागू किया गया, जिसमें से हमें मिलता असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में। 1960 में असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में लागू किया गया। फिर इसके बाद फिर समय आगे बढ़ा, 1962 डेट आ गई। 1962 में लागू किया गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद यदि हम बात करें तो डेट आ जाती है 1963। 1963 में लागू किया गया गुजरात में। फिर इसके बाद अगली डेट हमें मिल जाती है 1964। और 1964 की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में लागू किया गया किसको? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर के पहली बार ट्राई आंध्र प्रदेश 1958, लागू राजस्थान 1959, पूर्ण रूप से किस राज्य में? आंध्र प्रदेश 1959। फिर 1960 में तीन राज्यों में किया गया, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक। फिर 1962 में महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात में, और पश्चिम बंगाल में कब लागू किया गया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को? पश्चिम बंगाल में 1964 में लागू किया गया। ठीक है ना। इसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद पूरे भारत में, या कह सकते हैं हम संपूर्ण भारत में इसे किसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया।
लागू किया गया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो एक बात मैं ये कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बात तभी बताऊंगा, पहले सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, और यदि नहीं किया है ना तो ये आप एक गुरु को धोखा दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि यदि सब्सक्राइब कर दिया हो तो साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूले, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक, इसके बाद वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि सर कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, यहाँ से तैयारी कीजिए। अब मैं अगली बात यही कहूंगा कि आज तक की बात हमारी यही थी, इससे आगे की बात की हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट पंचायती राज व्यवस्था का हम लेकर के आएंगे बहुत जल्दी, यानी कल ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आनंदित और उत्साहित रहिए। कल फिर मुलाकात होती है, बने रहिए अपनी जिगरी क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।